जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी और फार्माकोग्नोसी की हमने सेकेंड यूनिट की शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने पहला और सेकंड वीडियो में हमने क्या देखा था, कल्टीवेशन के बारे में फर्स्ट वीडियो में देखा था और सेक्सुअल मेथड के बारे में देखा था। जो नेक्स्ट वीडियो था हमारा सेकंड वीडियो, उसमें हमने एसेक्सुअल मेथड देखा था। अब देख हमारा जो आने वाला वीडियो, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें आप देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन, मतलब जो कल्टीवेशन है ड्रग के उत्पादन में कौन कौन से ऐसे ऐसे फैक्टर आ सकते हैं जो कि उसको अफेक्ट कर सकते हैं या उसको पैदावार होने से कम कर सकते हैं। ठीक है, या सीधा मतलब समझिए कि वो उसका उत्पादन कर ही नहीं पाएंगे। कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं? द वेरियस एक्सोजेनस फैक्टर और एक्सटर्नल पैरामीटर्स दैट इन्फ्लुएंस द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो जो इसके फैक्टर है ना, वो हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक एक्सोजीनस में, एक एंडोजीनस में। एक्सोजीनस का मतलब जो बाहरी वातावरण को हमको देखने को मिलता है, जैसे कि सिंचाई, अगर अर्थक्वेक आ गया, रेनफॉल हो गई, बाढ़ आ गई, बारिश हो गई, ज़्यादा बारिश हो गई, फसल खराब हो गई, तो हमारे क्या आता है, एक्सोजीनस में आता है। वहीं एंडोजीनस में मतलब प्लांट के अंदर कोई खराबी हो गई, उसके हार्मोन्स जो जीन्स हो गए, जिब्रेलिन्स हो गए, वो पर्याप्त मात्रा में सिक्रीट नहीं हो पाए, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई, तो हमारे इंडोजीनस में आ गए, मतलब पौधे की वजह से होने वाली डिसऑर्डर के बारे में, जिसको वो उत्पादन क्षमता में कम हो जाती है। दैट्स नॉन दस अंडर इन इंडोजीनस फैक्टर। ठीक है, तो हमारा जो पहला फैक्टर है वो क्या है, एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, ऊंचाई। जैसे हमारी जो फसल होती है, जो हमारी ड्रग्स होती है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारी ऊंचाई पर नहीं पैदा होती है, मतलब उनको इन्वायरमेंट चाहिए कैसा कि जमीन पे रहे, उनको जो सॉइल में मतलब मिट्टी काफी लंबी दूर तक चाहिए, और ऊंचाई पे अगर आप उसको उगाना चाहेंगे तो नहीं हो पाएंगे। तो एल्टीट्यूड रिफर्स टू द हाइट, मतलब ये हाइट को रिफर करती है कि जो उसकी ऊंचाई होती है। एबव द सी लेवल मतलब पानी के लिए, जैसे समुद्र के लेवल, जैसे पहाड़ है, ठीक है, तो पहाड़ बहुत ऊंचा होता है, तो अगर आप वहां पे देखें तो क्या सी लेवल वहां तक पहुंचेगा, मतलब वाटर का, जैसे देखिए, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जैसे ये मान लीजिए आपकी भूमि है, तो यहाँ से आपको तो इजीली मॉइस्चर मिल जाएगा, लेकिन ये भूमि है और उसके बाद ये इतना ऊंचा इसका पहाड़ गया, तो क्या ये आपको यहाँ पे मॉइस्चर मिलेगा? तो क्या आपको फ्लोएम के द्वारा पानी यहाँ पे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। और जब यहाँ पे पानी नहीं जाएगा तो क्या ग्रोथ क्या करेगा? कुछ ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसलिए एल्टीट्यूड है, मतलब ज्यादा ऊंचाई पर किसी भी मेडिसिनल प्लांट को या फसल को लगाएंगे तो वो वहां पे उसकी पैदावार नहीं होगी। कुछ ही जैसे अब शुष्क स्थान पे होने वाले पौधों की, जैसे नागफनी हो गया, ठीक है, मेडिसिनल यूज में आता है नागफनी। अब नागफनी को आप चाहे ऊपर स्थान पे उगाएंगे तो आराम से उग जाएगा, उसको कोई दिक्कत, क्योंकि उसको मॉइस्चर चाहिए ही नहीं। ठीक है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सोजेनस फैक्टर व्हिच अफेक्ट द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स, जैसे मैंने आपको जस्ट बताया। देन सेकंड आता है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, क्योंकि आप जानते होंगे कि कुछ हमारे पौधे ऐसे होते हैं जो कि हायर टेम्परेचर में भी मतलब खुद को सर्वाइव कर लेते हैं और हमको फल दे देते हैं, फ्रूट देते हैं, पत्ती दे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे फसल आते हैं या हमारे मेडिसिनल प्लांट्स आते हैं जो कि हमारे लोअर टेम्परेचर में करते हैं, हायर टेम्परेचर पे जैसे जाएंगे वो मिटने लगेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मशरूम की खेती आपने सुनी होगी, तो वो एसी में होती है, मतलब ठंडे इलाके में होती है। धान की जो बुआई होती है वो हमारे पानी के, मतलब जब हमारे खेत में एकदम तरी हो जाएगी, एकदम पानी हो जाएगा, तभी होती है। उसी प्रकार से कुछ मेडिसिनल हर्ब्स ऐसे भी होते हैं, प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हमके ठंडी जगह में पाए जाते हैं, अगर उसको आपने गर्मी दे दी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर इज अनदर एक्सटर्नल पैरामीटर व्हिच इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। और जैसे कुछ कुछ चीजों, मतलब कुछ प्लांट्स को चाहिए कि वो जब तक सूर्य की रोशनी पाते रहेंगे तब तक डेवलपमेंट करते रहेंगे, जैसे सूर्य की रोशनी नहीं पाए जैसे वो डेवलपमेंट रोक देंगे। और वही कुछ पौधे होते हैं जैसे जो जमीन में पैदा होते हैं, जैसे आपने सुना होगा मशरूम। ठीक है, तो मशरूम को क्या होता है कि सूर्य की किरण की जरूरत नहीं होती है, उसको जितना मतलब सूर्य की किरण ना ही पड़े तो उतना अच्छा, जितनी कम उसके ऊपर सूर्य की किरण पड़ेगी उतना ही अच्छा उसका डेवलपमेंट होगा। हायर टेम्परेचर एज वेल एज लो टेम्परेचर नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ इंटायर प्लांट। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राउल फोबिया होता है, राउल फोबिया क्या होता है, हमारा जड़ होता है जिसको हम अस्थमा में यूज करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी बनती है इससे। तो जो उसका टेम्परेचर होता है 10 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, पपाया को आप किसमें, नॉट बिलो देन 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे के इन्वायरमेंट या टेम्परेचर में आप उसको ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। कॉफ़ी है, कॉफ़ी को 55 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट
चाय है, टी है, 70 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आप इसके डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर इसका टेम्परेचर इससे वैरी करता है तो हमारे जो मेडिसिनल प्लांट्स है वो डिग्रेडेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देन आता है कम्फर एंड कॉफ़ी कैन नॉट सर्वाइव एट लो टेम्परेचर, मतलब जो कपूर होता है और कॉफ़ी होता है वो हमारे लो टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते। वाइल सेफ्रॉन, मतलब जो सेफ्रॉन होता है ग्रे विल इन अ कोल्ड क्लाइमेट, मतलब ठंडी जगहों पर हमारे मतलब वो उत्पन्न होता है। इन हायर ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी आपका ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर, द मॉइस्चर डिस्ट्रॉइंग प्लांट डिस्ट्रॉय, मतलब क्या करेंगे अगर ज़्यादा, जैसे देखो भाई किसी भी प्लांट को जब ज़्यादा पानी दे देंगे तो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, जाहिर सी बात है। देन नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर आता है वो क्या आता है रेडिएशन एंड डेलेंथ, मतलब जो सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है उसकी जो रेडिएशन है वो कैसी है। अगर वो रेडिएशन ज़्यादा अगर हमारे पौधे के लिए नुकसानदायक है तो पौधा हमारा डिग्रेडेट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एसेंशियल है तो हमारा ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है। मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल मशरूम वाला बताया। रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज विथ एवरी प्लांट, मतलब प्रत्येक प्लांट के लिए अलग अलग उसकी मतलब कस्टमाइजेशन होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मशरूम के लिए अलग होती है। वहीं अगर दूसरे पेड़ पौधे जैसे हरित लवक जिसमें पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो उनको श्वसन क्रिया के लिए सूर्य की किरणें जरूरी होती है। तो ऐसे ऐसे मतलब फैक्टर हमारे इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए एग्जांपल के तौर पे आपको पत्ती चाहिए, हरी पत्ती, तो हरी पत्ती कब मिलेगी जब क्लोरोप्लास्ट हमारे पौधे में प्रेजेंट होगा तब, और क्लोरोप्लास्ट आएगा कहाँ से, हमारे सूर्य से आएगा, ठीक है। तो अगर उस पर सूर्य की किरण पड़े ही नहीं तो क्या आपको पत्तियां मिलेगी, क्या वो हमारा जो प्लांट वो डेवलपमेंट करेगा, नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया फैक्टर हो गया। सम प्लांट्स रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट फॉर ग्रोथ, फॉर एग्जांपल के नीम, पीपल, आम, ईटीसी, तो हमारे क्या होता है कि इसको क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में लाइट चाहिए होती है। देन होता है रेनफॉल, जैसे बरसात ज़्यादा हो गई, मतलब क्या हो गया बादल फट गया, ज़्यादा बरसात हो गई। इरिगेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ वाटर दिस सॉइल फॉर सप्लाई मॉइस्चर टू द प्लांट, मतलब जैसे रेनफॉल होगी, मतलब पानी की मात्रा भूमि में जैसे ही बढ़ेगी तो क्या करेगा जो जमीन है वो क्या करेगा हमारे पौधे को क्या करेगा ज़्यादा मात्रा में वाटर की सप्लाई करने लगेगा, क्योंकि उसको अपने अंदर से वाटर निकालना है, पानी निकालना है, जिससे कारण से क्या होगा कि जो हमारा प्लांट है वो डिग्रेड कर जाएगा। और कुछ प्लांट क्या होंगे कि हमारे जम भी आते हैं, मतलब डेवलपमेंट भी कर जाते हैं। तो ये उसकी कंडीशन के आधार पर निर्धारित करता है। वो चीज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो कि क्या होता है किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर मे बी डैमेज द क्रॉप, मतलब ज़्यादा अमाउंट में वाटर क्रॉप को डैमेज कर सकता है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया। हैंस एक्सेस वाटर शुड नॉट ड्रेन टू फैसिलिटेट क्रॉप ग्रोथ। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फैक्टर जो है वो सॉइल, मतलब जो आपकी मिट्टी है वो किस क्वालिटी की है। जैसे देखिए मिट्टी होती है जैसे जलोढ़ होती है, काली होती है, लाल होती है, पर्वतीय होती है, मरुस्थलीय होती है। तो किस मिट्टी में कौन सा प्लांट आपका ग्रो करेगा, ठीक है। तो वो हमारे क्या हो जाएगा सो अब पता लगा कि आपको लाल मिट्टी का हर्बल प्लांट लगाना है अपने ले जाके काली मिट्टी में, तो क्या उसको उतने न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा, वहाँ पे नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण से क्या होगा कि जो आपका प्लांट है वो डेवलप नहीं हो पाएगा और डिग्रेडेट हो जाएगा, मतलब वहीं पे बौना रह जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा, ठीक है। प्लांट्स नीड अ मीडियम फॉर द ग्रोथ, मतलब सीधी बात है कि उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए ग्रोथ करने के लिए। एंड सॉइल इज नेचुरल मीडियम, और जो सॉइल होता है वो नेचुरल, जैसे आपको मीडियम चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, चलने के लिए आपको चप्पल चाहिए, पीने के लिए गिलास चाहिए, खाने के लिए हाथ चाहिए, तो क्या होगा आपका मीडियम हो गया। उसी प्रकार हर्बल प्लांट्स या मेडिसिनल प्लांट्स या एरोमेटिक प्लांट्स या क्रॉप्स ईटीसी पेड़ पौधों के डेवलपमेंट के लिए उनको उगाने के लिए हमको क्या एक मीडियम की जरूरत होती है, जो कि क्या होता है सॉइल, जिसमें क्या मिलता है हमको, जैसे घर में हमको खाना मिलता है तो उसको वहाँ पे मिट्टी में उसको क्या मिलता है न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ठीक है। विच सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ऑल प्लांट, जो कि सभी प्लांट सभी प्रकार के प्लांट जो होते हैं उनकी ग्रोथ में सपोर्ट करता है। प्लांट ग्रोथ डिपेंड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, मतलब जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे निर्भर करती है। कैसे कैसे, जैसे टेक्सचर, उसका टेक्सचर कैसा है, स्ट्रक्चर मतलब चिकनी मिट्टी है या बलुआ मिट्टी है, डेंसिटी उसकी कितनी है, ज़्यादा है या कम है, पोरोसिटी, कंसिस्टेंसी एंड कंपोजिशन ईटीसी। देन टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल डायमीटर, मतलब उसके पार्टिकल्स के आधार पे आप सॉइल्स को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो क्ले, क्ले आप जो समझ रहे हो कि चिकनी मिट्टी होती है, उसका जो साइज होता है वो 0.22 से भी कम होता है। देखो कोर्स क्ले होता है 0.222 0.02 mm,
फाइन सैंड होता है, मतलब जो बालू होती है 0.0222 टू 0.2 mm तक होती है। कोर सैंड जो होती है 0.2 टू 2 mm होती है। एंड ग्रेप्स जो होती है वो 2 से नीचे की होती है। ठीक है, मीजर्स मिनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मिनर्स का क्या मतलब होता है, जो हम गोबर से बनी हुई खाद, मतलब जो गोबर से खाद बनती है डिकम्पोज होती है उसको बोलते हैं मैन्यूर्स बोलते हैं। एंड फर्टिलाइजर्स आप जानते होंगे, जैसे जिंक आता है, यूरिया आता है, सल्फास आता है, ईटीसी। तो एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स इज एसेंशियल टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब देखिए, जब उसमें गोबर की खाद जाएगी तो हमारी जो मिट्टी होगी उपजाऊ हो जाएगी। अब जब वो उपजाऊ हो जाएगी तो उसमें क्या होगा कि अधिक से अधिक मात्रा में आपको प्लांट प्रोडक्ट होने लगेंगे, डेवलपमेंट होने लगेगा। इट इम्प्रूव्स द फिजिकल कंडीशन एंड प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। मतलब कहने का क्या है कि अब भाई देखिए, गेहूं बोने से पहले आप क्या करते हैं कि खेतों में छिड़काव करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स लगाते हैं, मैन्यूर्स लगाते हैं। हमारे यहाँ तो गांव देहात में मैन्यूर्स ही लगाया जाता है। तो हमारी जो फसल होती है बहुत ही अच्छी, मतलब उसकी जो पैदावार होती है बहुत ही बढ़िया पैदावार होती है। ठीक है, देन जैसे सॉइल्स में हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से, जैसे जैसे आपको सॉइल में पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, मतलब सॉइल में पाए गए प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पौधों को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, क्योंकि इसी इन्हीं के ऊपर उनका ग्रोथ होता है। ठीक है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, मतलब कुछ ही मात्रा में, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कम मात्रा में उनको चाहिए होता है, जैसे कॉपर हो गया, मैग्नीशियम मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, बोरान हो गया, जिंक हो गया, मोलिब्डेनम हो गया। ठीक है, तो ईटीसी इनको कम मात्रा में चाहिए होता है। देन मैन्यूर्स मैंने आपको बताया कि जो गोबर खाद होती है ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब डिकम्पोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कंपोज खाद भी बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द वेजिटेबल एंड एनिमल वेस्ट, वही गोबर को मतलब दोनों को आपस में मिला देते हैं और उसको डिग्रेड कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। व्हिच आर यूज्ड एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, जो कि क्या करते हैं सॉइल को न्यूट्रिएंट्स के तौर पे हम देते हैं, जिसके हमारी मिट्टी क्या होती है उपजाऊ हो जाती है। देन केमिकल फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर यूज्ड टू सप्लाई द एसेंशियल एलिमेंट टू द सॉइल। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं, NH4Cl होता है, NH4 का होल ट्वाइस SO4 होता है। NH4 मतलब यूरिया का ये सूत्र है, यूरिया होता है। वही फास्फोरस फर्टिलाइजर्स में डाई कैल्शियम फास्फोर, अमोनियम फास्फेट, रॉक फास्फेट, ये सब आपने खाद की दुकान पे जरूर देखा होगा। ठीक है, पोटेशियम फर्टिलाइजर जिसको आप पोटास भी बोलते हैं, जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया। एंड कैल्शियम के तौर पे आप क्या लेते हैं, कैल्शियम अमोनियम लेते हैं। ठीक है, एंड क्या कहते हैं नाइट्रेट का यूज आप करते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा क्या, पेस्ट एंड पेस्टिसाइड फॉर, मतलब जैसे आपके फसल या आपके हर्बल प्लांट में कीड़े लग गए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अटैक कर दिया, तिलचट्टे आ गए, आपकी पत्तियों को काट के खा गए, तो ये भी क्या होगा, उसकी पैदावार में एक रुकावट आ गई। एनी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एनिमल और प्लांट स्पीसीज, मतलब जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है या प्लांट स्पीसीज है उसको डिजीज कॉज कर गई, दैट डैमेज द क्रॉप कॉल्ड पेस्ट। मतलब क्या करते हैं, जो पेस्ट होते हैं वो क्रॉप को आपको डैमेज कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं, पेस्ट कह जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या, वायरस, फंजाई, इंसेक्ट, वीड्स, ईटीसी। देन तो हमारे हो गए एक्सोजीनस फैक्टर। अब आते हैं इंडोजीनस फैक्टर। अब इंडोजीनस के मतलब जो प्लांट के अंदर होते हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी हो गई या उसमें उसके डीएनए में म्यूटेशन आ गया, तो ये सब हमारा क्या हो गया, इंडोजीनस फैक्टर हो गए। तो पहला क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब PGR। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से समझ लें कि जो प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। अब उसमें कोई कमी आ गई तो क्या होगा कि जो प्लांट हमारा ड्वार्फ रह जाएगा, अगर एक्सेसिव अमाउंट में आ गया तो क्या जाएगा, टॉल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर द इंडोजेनस फैक्टर दैट अफेक्ट द कल्टीवेशन। ठीक है, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन, मतलब ये पौधे के अंदर कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। अफेक्ट द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक है, मतलब उसके ग्रोथ, जैसे मॉर्फोलॉजिकल का मतलब जो उसकी शाखाएं निकलती हैं, कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा। एंड फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होती हैं वो कहते हैं प्लांट्स की होती हैं, किस पर निर्भर करती है, PGR पे, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में। फॉर एग्जांपल के तौर पे जो इसका फंक्शंस होता है वो क्या होता है, सेल के इनलार्जमेंट में, जब सेल इनलार्जमेंट होगा तभी हमारे प्लांट का डेवलपमेंट होगा। सेल डिवीजन, मतलब एक प्लांट से दूसरा प्लांट तभी बनेगा या उसके ब्रांचेस तभी निकलेगी। सेल डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑर्गेन का मतलब शाखाओं का निकलना। देन होता है सेसेंस होता है, एंड डोरमेंसी होता है।
देन जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है वो क्या होता है हमारा प्लांट हार्मोन, मतलब जो प्लांट के अंदर हार्मोन्स पर जैसे ऑक्सिन्स हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, एथाइलिन हो गया, ठीक है। तो इनके बारे में ये देख लेते हैं। प्लांट हार्मोन्स आल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स, मतलब जो फाइटो का मतलब प्लांट एंड हार्मोन्स का मतलब हार्मोन्स, मतलब जो पौधों के अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। आर ओनली दोज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर which are produced by plant and control their physiological process। अब देखिए आपके अंदर हार्मोन होता है तभी आप डेवलप्ड होते हैं, उसी प्रकार से जब हमारे पौधों के अंदर जब वेल डेवलप्ड हार्मोन होगा तभी वो ग्रोथ कर पाएंगे। जैसे नेचुरल अकरिंग हार्मोन्स, मतलब पौधे जो पौधों के द्वारा खुद से बनाया गया जो हमारे हार्मोन्स है वो कौन कौन से ऑक्सिन्स है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, एबिस्कस एसिड है, एथाइलिन है, ठीक है। तो हमारा क्या पहला क्या आता है ऑक्सिन्स होता है। तो दे आर इंडोल डेरिवेटिव, ये क्या होता है इंडोल के डेरिवेटिव होते हैं which contribute द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो क्या करते हैं कंट्रीब्यूट अपना मतलब कंट्रीब्यूशन करते हैं किसके लिए प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन्स मतलब इंडोल एसिटिक एसिड IAA, इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। बेंजीन की रिंग फिर हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो इसको क्या कहते हैं IAA नेचुरल ऑक्सीजन, मतलब ये प्लांट के द्वारा ही बनाया गया हुआ है। इसको क्या कहेंगे इंडोल एसिटिक एसिड। और वही इसकी हमने लैब में थोड़ी सिंथेसिस कर दी और यहाँ पे हमने R ग्रुप बढ़ा लिया और उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा सिंथेटिक ऑक्सीजन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। जब इसका आप IPC नेम निकालेंगे तो इसका IPC नेम क्या आ जाएगा इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड आ जाएगा। देन हमारा जो नेक्स्ट आता है वो क्या होता है जिब्रेलिन्स, मतलब जिब्रेलिन्स हमारे हार्मोन्स हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं हमारे प्लांट के हार्मोन बन गए। तो जिब्रेलिन्स को सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था, जापान के फिजियोलॉजिस्ट ने किया था, जिसका नाम क्या था कुरोसावा। अरे कुकुरवे रख ले तो यही सीखते ही कुकुर क्या रखा है कुरोसावा, में नामों ऐसे रखते हैं लोग। फ्रॉम दी फंगस, मतलब कहाँ से प्राप्त किया था फंगस से, जिसका क्या नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुराई, मतलब जिसका क्या नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुराई नाम था। तो जिब्रेलिन्स आर हेट्रोसाइक्लिक इंडोजीनस कंपाउंड, देख रहे हैं ये हमारे हेट्रोसाइक्लिक है, मतलब ये साइक्लिक में नहीं है। व्हिच कंट्रीब्यूट टू इलोजिनेशन ऑफ इंटरनोड्स एंड फ्लावरिंग इन प्लांट, जो क्या कहते हैं कि इलोजिनेशन के लिए और जो प्लांट में हमारे फ्लावरिंग मतलब फूल होते हैं कलियां निकलती हैं उनके लिए ये जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो जिब्रेलिन्स का स्ट्रक्चर है स्केलेटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है हमारा क्या है हार्मोन साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स आर 6 अमाइनो प्यूरिन डेरिवेटिव, मतलब ये 6 अमाइनो प्यूरिन एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साइटोकाइनेस अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि which hormone is responsible for the cell division of the plant, that's known as cytokinins। मतलब जो साइटो का मतलब क्या होता है सेल एंड काइनिन्स का मतलब अलग करना, मतलब सेल को अलग करना मतलब सेल डिवीजन। फर्स्ट साइटोकाइनिन आइसोलेटेड फ्रॉम, मतलब जो पहला साइटोकाइनिन था वो आइसोलेट किया गया कहाँ से ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA से बाय मिलर ने इसको किया था। अब नेचुरल साइटोकाइनिन्स क्या होते हैं उनके स्ट्रक्चर मॉडिफाइड, जैसे जियाटीन हो गया, ठीक है। जियाटीन आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। तो ये जियाटीन का स्ट्रक्चर है। और वहीं आप सिंथेटिक साइटोकाइनिन्स में आ गया क्या सा हमारा आ गया ये स्ट्रक्चर हो गया। तो मतलब कहने का जो जियाटीन है वो हमारा नेचुरल है और इसी का मॉडिफाइड रूप हमारा सिंथेटिक हमने बना दिया ये हो गया। तो ये आपको वहां पे बनाना पड़ेगा जिसका क्या नाम है काइनेटिन। देन फोर्थ आता हमारा क्या है एथाइलिन। तो एथाइलिन इज एन इल्कीन प्रेजेंट एज वोलाटाइल गैसेस कंपाउंड, जैसे जो आप घर में केला वेला पकाते हैं या फल पकाते हैं तो आप एथाइलिन का यूज करते हैं। केले में महक आती है, संतरे में महक आती है, सेब में महक आती है या अंगूर में महक आती है, किसी भी फल में महक आती है तो किससे कारण से आती है एथाइलिन के कारण आती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेंसिंग द सेंसिंग्स एंड रिपेनिंग ऑफ द फ्रूट, मतलब रिपेनिंग का क्या मतलब होता है उसको पकाने में जल्दी हो जाता है। तो ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है H मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसके डेरिवेटिव भी आपके कई सारे निकल रहे हैं जैसे इटीफोन, तो इटीफोन का ये स्ट्रक्चर हो गया। तो आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से हमारे हो सकते हैं, ठीक है। एंडोजेनस एक्सोजेनस में हमने बता दिया मतलब हमने जिब्रेलिन्स भी पढ़ा, साइटोकाइनिन भी पढ़ा, एथाइलिन भी पढ़ा, बस क्या नहीं पढ़ा एबिस्किस एसिड। एबिस्किस एसिड क्यों नहीं पढ़ा कि जब हम अभी अपना आगे लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो कलेक्शन ऑफ द ड्रग पर आएगी। हमारे 3 यूनिट कंप्लीट कर लिए, अब केवल आपके पास वीडियो ही वीडियो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।